और यहाँ पर दिलचस्प बात यह है कि जयराम महतो की पार्टी 68 सीटों पर चुनाव लड़ी तो उसने लगभग 5.5-6% वोट जो है वो ले आए। मतलब आजसू से ज़्यादा वोट उनके पास है। आजसू को अगर इस बार 6,32,186 वोट आए हैं तो जयराम की पार्टी को, लेकिन आजसू के लिए एक मौका अच्छा है कि इन 5 सालों में अपने आप को और तैयार करना है और बेहतर करना है और ज्यादा जो है निखर कर जनता के सामने। जयराम महतो ने जब अपनी चीजों को रखा तो उसके अंदर सिर्फ वहां पे समीकरण जाति की नहीं रही। आज आजसू हार गई तो हम कह सकते हैं कि वो कमजोर पार्टी है, लेकिन आजसू एक मजबूत पार्टी रही है। आजसू भी एक स्टूडेंट्स की बात करने को लेकर ही बनी है, जिससे कि वो पिछले कुछ सालों से जयराम की पार्टी की बात करते हैं और आजसू की बात करते हैं। इन दोनों दलों को अगर हम साथ में रख कर चलें तो हम पहुंचते कहाँ हैं। तो जयराम की पार्टी अच्छा परफॉर्म की है। इस बार लोकसभा चुनाव में भी उन्होंने अच्छा प्रदर्शन किया था। पार्टी अगर सांगठनिक तौर पर और अधिक मजबूत होती तो शायद इस बार के चुनाव में उसका परफॉर्मेंस कहीं बेहतर होता, लेकिन सांगठनिक तौर पर बहुत मजबूत पार्टी अभी तक नहीं बन पाई है। पार्टी अपने आप को खड़ा कर रही है और इसमें थोड़ा वक्त लगता है। तो मुझे लगता है कि यही कारण है कि सिर्फ एक सीट पर वो जीत पाए हैं, लेकिन उन्होंने पूरे चुनावी समीकरण को बदल कर रख दिया। वो कहाँ सीटें एनडीए से छीनने में कामयाब रही, डायरेक्ट नहीं इनडायरेक्टली उन्होंने एनडीए को कहाँ नुकसान पहुंचाया, इसका एक सिलसिलेवार हम लोग अध्ययन कर सकते हैं। रंजन जी देखिए, अगर आपने कहा कि जेएलकेएम ने एक सीट जीती है तो वो जयराम महतो ने वो सीट जीती, डुमरी वाली सीट जीती, 10,945 वोटों से वो जीते। मंत्री बेबी देवी को पराजित किया। ये एक बहुत बड़ी जीत है राजनीतिक रूप से भी, क्योंकि वो जगन्नाथ महतो, जो स्वर्गीय जगन्नाथ महतो हैं, उनका गढ़ है और उस गढ़ में जो है टाइगर जयराम महतो अगर दहाड़े हैं तो निश्चित तौर पर ये जो है इम्पोर्टेंट है कि जगन्नाथ महतो को भी टाइगर ही कहा जाता था। हाँ, इसीलिए जब मैंने एक पहला कार्यक्रम बनाया था तो मैंने यही लिखा था, टाइगर के गढ़ में टाइगर की एंट्री की कोशिश है। तो ये टाइगर के गढ़ में टाइगर की एंट्री की कोशिश थी और उस कोशिश में जो है जयराम कामयाब हुए। और बहुत अच्छा लगा जब चुनाव जीतने के बाद जयराम से बातचीत हो रही थी कुछ मीडिया कर्मियों की, तो उन्होंने बड़े अच्छे ढंग से कहा, बेबी देवी के लिए कहा कि वो मेरी माँ समान हैं और सर्टिफिकेट लेने के बाद अगर हो सकता है तो मैं उनसे मिलने जाऊंगा, उनसे आशीर्वाद लूँगा। और उन्होंने कहा कि ये कुछ है नहीं, बस ये हस्तांतरण है कि एक के बाद जो है वो दूसरे को जा रहा है। तो बहुत ही आमतौर पर जयराम जिस तरह से एग्रेसिव बातें करते हैं उससे ये चीज़ें विपरीत दिखी। और बिल्कुल आप देखते हैं कि एक सौम्य, जो जीत के बाद आपके अंदर विनम्रता आनी चाहिए, जो कई बार लोगों में नहीं आती, आप और ज़्यादा एग्रेसिव हो जाते हैं। लेकिन जयराम ने वो चीज़ दिखाई, वो मैच्योरिटी दिखाई कि बहुत विनम्र होकर उन्होंने ये बातें कही। तो ये एक महत्वपूर्ण चीज़ है। अब इसके बाद अगर जयराम ने तो एक सीट जीती, आपको ये भी बता दें कि 3 जगह पर तो मैं देख पा रहा हूँ अब तक जो मैंने अध्ययन किया है कि वो दूसरे नंबर पर रहे। देखिए, उसमें से एक नेता प्रतिपक्ष की सीट है, चंदन क्यारी की सीट है, वहां पर जो जेएलकेएम प्रत्याशी थे अर्जुन रजवार, वो दूसरी पोजीशन पर रहे। तो ये एक बड़ी बात है। इसके अलावा अगर आप देखिए गोमिया, वहां पर जो पूजा महतो हैं वो दूसरी पोजीशन पर रही। ये बातें मैंने कई बार कार्यक्रम में भी कही थी कि चूंकि वो 60-40 आंदोलन से जो है वो जुड़ी रही थी, तो एक युवाओं का आकर्षण और आप ये कह लीजिए कि उस मुद्दे के साथ जो लगाव था उसकी तरफ युवाओं को खींच कर लाएगा। और यहाँ पर जो सिटिंग विधायक थे आजसू के लंबोदर महतो, वो तीसरी पोजीशन पर चले गए। तो यहाँ पर भी जेएलकेएम ने जो है वो एनडीए को यहाँ पर झटका दिया और यहाँ पर पूजा महतो 59,000 वोट लाने में कामयाब हुई। तो एक अच्छा जन समर्थन उनको मिला। बहुत बड़ा जन समर्थन है, ये इसे आसानी से आप नहीं कह सकते हैं कि ये बहुत मामूली है। और इसी तरह से आप बैरमो में देखिए, वहां पर रविंद्र पांडे, बीजेपी के कद्दावर नेता, वरिष्ठ नेता कह लीजिए, 5 बार के सांसद हैं गिरिडीह से, जिसके अंतर्गत बैरमो विधानसभा आता है।
बावजूद इसके यहाँ पर रविंद्र पांडे तीसरी पोजीशन पर चले गए और जयराम दूसरी पोजीशन पर आ गए और यहाँ पर उन्होंने 60,871 वोट लाए। जहाँ तक मुझे अनुमान है लोकसभा में उन्होंने जितने वोट लाए थे उससे ज़्यादा वोट जो है वो बेरमो में लेकर आए हैं। और यही बात डुमरी में भी है। डुमरी में जहाँ तक मुझे याद है वो 90,500 वोट था और इस बार जो है वो लगभग 94,496 वोट लेकर आए हैं। अब जरा इसको गौर कीजिए, ये पार्टी जयराम की पार्टी जेल कैम्प जो है वो इनफैक्ट जायंट किलर बन गई। उसने अमर बावरी को हराया, न सिर्फ हराया बल्कि उनको तीसरे स्थान पर पहुंचा दिया। रविंद्र पांडे कद्दावर नेता हैं बीजेपी के और उनको तीसरे स्थान पर पहुंचा दिया। उन्होंने लंबोदर महतो को तीसरे स्थान पर पहुंचा दिया। उन्होंने बेबी देवी जो कि झारखंड मुक्ति मोर्चा की तरफ से थी और मंत्री थी, उनको पराजित कर दिया। तो मतलब ये है कि ये पार्टी जायंट किलर बन गई। जी हाँ, अब और जिन सीटों पर एनडीए को नुकसान हुआ अगर हम उसे देखें तो देखिए जो टुंडी की सीट है जहां से मथुरा प्रसाद महतो जीते हैं, वहां पर जो जेल कैम्प प्रत्याशी मोतीलाल महतो थे वो 44,464 वोट लेकर आए और वहां पर बीजेपी के विकास महतो हारे कितने वोटों से? 25,603 वोटों से। तो अगर जेल कैम्प के वोट बीजेपी की तरफ रहते, जो कि कुर्मी वोटर्स जो होते हैं, तो वैसी परिस्थिति में टुंडी सीट बीजेपी निकाल सकती थी। इसी तरह से आप सिल्ली में देखिए सुदेश महतो 23,879 वोट से हारे, तो देवेंद्र महतो यहाँ 41,000 वोट लेकर आए हैं। हालांकि देवेंद्र महतो ने लोकसभा में जहाँ तक मुझे याद है यहाँ पर ज़्यादा वोट लाए थे, इससे यहाँ उनके वोट थोड़े कम हुए हैं, लेकिन बावजूद इसके वो सुदेश महतो की हार में वो प्रमुख कारक रहे। ईचागढ़ की सीट, यहाँ पर लग रहा था कि अब बीजेपी आजसू का गठबंधन हो गया है, तो एक ऐसा मजबूत गठबंधन है कि वो सीट निकाल कर ले जाएंगे। लेकिन जो पिछली बार एक बात थी कि वो जो बीजेपी के साधुचरण महतो खड़े थे, वही काम जो है यहाँ से जेएलकेएम के तरुण महतो ने कर दिया और वो 38,974 मतलब 39,000 वोट लाने में कामयाब रहे। तो इस वजह से ये सीट भी जो है वो आजसू को लूज़ करना पड़ा, एनडीए को लूज़ करना पड़ा। मांडू सीट पर आप आइए, हालांकि ये सीट बीजेपी किसी तरह से आजसू जो है वो 200-250 वोटों से जीतने में कामयाब रही, लेकिन यहाँ पर भी अगर आप देखिएगा तो लगभग 71,000 वोट जो है वो बिहारी महतो जेएलकेएम प्रत्याशी लेकर आए। झरिया में रुस्तम अंसारी को 5,000 वोट आया, लेकिन उससे परिणाम पर फर्क नहीं पड़ा है। निरसा की बात करें, यहाँ पर भी चूंकि अशोक मंडल को 16,316 वोट आया है और मैं ये बार बार कह रहा था कि अगर अशोक मंडल 25,000 से ज़्यादा वोट ले आते हैं तब वैसी परिस्थिति में अरूप चटर्जी को दिक्कत हो सकती है, लेकिन चूंकि उनके वोट कम आए, 16,000 आए, इस वजह से यहाँ अरूप चटर्जी जीत सके। आप बोकारो में देखिए 7,207 वोट से विरंची नारायण हारे बीजेपी के और वहाँ पर जो सरोज देवी थी वो 39,621 वोट। तो वो साफ आपको दिखेगा कि जो कुर्मी वोट इनकी तरफ शिफ्ट हुआ है सरोज देवी की तरफ, उसका नुकसान विरंची नारायण को उठाना पड़ा है। इसी तरह से सिंदरी की सीट अगर आप देखिए तो यहाँ पर 3,448 वोटों से सिर्फ हारी हैं तारा देवी, 3,500 वोटों का अंतर है। और यहाँ पर जो उषा देवी जेएलकेएम प्रत्याशी थी वो 42,664, उषा महतो को यहाँ पर 42,664 वोट आया। ये सिंदरी की बात है, यहाँ से भी माले जीते। इसी तरह से अगर आप देखें तो आप रामगढ़ में चले जाएं तो सुनीता चौधरी 6,790 वोट से हारी, तो वहाँ पर पनेश्वर कुमार जो है महतो जेएलकेएम प्रत्याशी वो 70,979 मतलब लगभग 71,000 वोट लेकर आए। तो यहाँ पर उन्होंने तय कर दिया कि सुनीता चौधरी जो है वो जीत नहीं सकती। इसी तरह से कांके की सीट में सिर्फ 968 वोट से बीजेपी की हार हुई है। जीतू चरण राम यहाँ से हारे हैं, लेकिन यहाँ पर फुलेश्वर बैठा जो जेएलकेएम के प्रत्याशी थे वो 25,965 मतलब 26,000 वोट लेकर आए हैं और बीजेपी की हार कितने की है? 1,000 से कम वोट मिलता है। आजसू हार गई तो हम कह सकते हैं कि वो कमजोर पार्टी है, लेकिन आजसू एक मजबूत पार्टी रही है, इसका जनाधार पूरे प्रदेश में रहा है।
वोट प्रतिशत क्या है अगर आजसू का हम बता सकें तो अभी? तो हम आजसू का वोट प्रतिशत देखिए, पिछली बार देखें तो उनका जो वोट प्रतिशत था वो था 8.10%। 8% से ज़्यादा वोट आए थे उनको, और वो लेकिन तब वो 53 सीटों पर लड़े थे। लेकिन इस बार कम सीटों पर उन्होंने चुनाव लड़ा तो इसका असर भी दिखा। वो लगभग 3.5% पर उनका वोट प्रतिशत आ गया, 3.54%। और यहाँ पर दिलचस्प बात यह है कि जयराम महतो की पार्टी 68 सीटों पर चुनाव लड़ी तो उसने लगभग 5.5-6% वोट जो है वो ले आए। मतलब आजसू से ज़्यादा वोट उनके पास है। अगर आप पार्टी के रूप में अगर आप वोटर फेवर की बात करें तो पार्टी के रूप में जयराम की पार्टी ज़्यादा बड़ी नज़र आएगी अभी आपको आंकड़ों? जी हाँ, आजसू को अगर इस बार 6,32,186 वोट आए हैं तो जयराम की पार्टी को 10,31,307 वोट आए हैं। हाँ, लेकिन ये यहाँ पे काउंट कर लीजिएगा कि कितनी सीटों पर जयराम हाँ। की पार्टी लड़ी और कितनी सीटों पर तो यही फर्क था कि चूंकि आजसू सिर्फ 9 सीटों पर लड़ रहा था और जयराम की पार्टी 68 सीटों पर चुनाव लड़ रही थी, तो इसकी वजह से भी मत का अंतर आया। लेकिन जो आजसू, ये अगर आप जयराम की पार्टी की बात करें तो उन्हें जो ज़्यादा वोट आए, तो जो उनका स्ट्रांग होल्ड है, जो कभी आजसू का भी स्ट्रांग होल्ड हुआ करता था, वैसी जगहों पर आया। आप ईचागढ़ की बात कर लीजिए, आप मांडू की बात कर लीजिए, सिल्ली की बात कर लीजिए, बैरमो की बात कर लीजिए, गोमिया की बात कर लीजिए, डुमरी की बात कर लीजिए, यहीं से जयराम की पार्टी को ज़्यादा वोट आए हैं जो एक समय आजसू का गढ़ हुआ करता था। रामगढ़ की बात कर लीजिए, रामगढ़ में अगर सुनीता चौधरी चुनाव नहीं जीत सकी तो जो वहां पर जेएलकेएम प्रत्याशी थे पनेश्वर महतो, उन्होंने जो है लगभग 60-70 हज़ार के आसपास वोट वो लेकर आ गए। तो ये बड़ा अंतर आया है। जहां पर आप देखिए गोमिया में आजसू और जेएलकेएम दोनों लड़ रहा था, तो वहां पर जेएलकेएम दूसरी पोजीशन पर है, आजसू तीसरी पोजीशन पर है। डुमरी में आजसू और जेएलकेएम दोनों लड़ रहे थे, तो वहां पर जेएलकेएम पहली पोजीशन पर है तो आजसू तीसरी पोजीशन पर है। तो इस तरह की चीज़ें भी जो है वो देखने को मिली हैं इस चुनाव में, और ये एक आप कह सकते हैं कि बड़ा असर है। चूँकि अगर आप ये देखिए यहाँ पर, और एक बात और, इस बार क्या जो चुनाव परिणाम आया है, अगर आप पिछली बार देखिए तो जो इंडिया ब्लॉक की हम बात कर लें तो उनको लगभग 35.5% वोट आए थे, जो इस बार बढ़कर लगभग 44.5% हो गए, 9%। और अगर आप बीजेपी का देखिए तो वो 33.37 पर थे, लगभग 33.5%, इस बार भी वही हैं। लेकिन जब आप इन सारी चीज़ों को जोड़ते हैं तो जो अन्य उम्मीदवारों को वोट जाता था वो कम हुआ है। जहां पर जेएलकेएम के प्रत्याशी थे उनको तो गया है, जैसे पिछली बार 2 निर्दलीय प्रत्याशी भी चुनाव जीते, लेकिन इस बार कोई निर्दलीय चुनाव जीत कर नहीं आ सका है। माले के जुड़ने से भी जो इंडिया ब्लॉक है उसको फ़ायदा हुआ है। जो माले के कैडर वोटर हैं, हम एक अलग स्लग से इस खबर को चला सकते हैं। आंकड़ों में जेएलकेएम बड़ी पार्टी बन गई है आजसू से। अंतर सिर्फ ये है कि आजसू कम सीटों पर लड़ी और जेएलकेएम अधिक सीटों पर लड़ी, लेकिन फिर भी जहाँ तक वोटर फेवर की बात है, वोटर्स की गिनती की बात है, तो वो आंकड़ों के अनुसार हम देखें तो जेएलकेएम बड़ी पार्टी बन जाती है, आजसू छोटी पार्टी बन जाती है। हम इस पर और विस्तार से चर्चा करेंगे, चूँकि इस तरह की भी चर्चाएं हो रही हैं कि क्या आजसू फिनिश हो गया, क्या आजसू का आधार ख़त्म हो गया, क्या जेएलकेएम उसे कवर अप कर लेगा और उन्हीं के वोटर्स को ग्रैब करेगा। ये क्या कुछ होने वाला है, इस पर हम बहुत विस्तार से चर्चा करेंगे। एक चर्चा ये ज़रूर है कि ये जो आजसू है, क्या जेएलकेएम आजसू को समाप्त कर देगा, इस तरह की चर्चा हो रही है। लेकिन क्या इसकी कोई गुंजाइश आपको दिखती है? मुझे लगता है कि जेएलकेएम के लिए अगले 5 वर्ष इतने इम्पॉर्टेंट हैं कि उन्हें न सिर्फ एक पार्टी के बतौर अपने आप को इस्टेब्लिश करना है, बल्कि अपना रुख भी स्पष्ट करना है। आप ध्यान दीजिएगा, जनता इस मुगालते में वोट दे गई है कि वो शायद हेमंत सोरेन के खिलाफ हैं, शायद वो सरकार के खिलाफ हैं, इसलिए वो उनका पक्ष ले रहे हैं। अच्छा,
कुछ वोटर्स उनके पास इसलिए गए हैं कि शायद वो बीजेपी के खिलाफ हैं, लेकिन अगले 5 वर्षों में ये साफ हो जाएगा कि पार्टी का रुख किस ओर है, या पार्टी अपने आप को इतना बड़ा बना लेगी कि साहब हम पूरे प्रदेश में सत्ता लेना चाहते हैं और सत्ता हासिल कर लें। ये एक दूर की कौड़ी है, ये दूर की बात है। लेकिन फिलहाल अगले 5 वर्ष में पार्टी के सामने जो सबसे बड़ी चुनौती होगी, और विधानसभा में चूंकि अब उनका रिप्रेजेंटेशन होगा, तो उनको स्पष्ट करना होगा कि उनका रुख किस ओर है, और वो पार्टी को जो रिप्रेजेंट करने वाले होंगे वो खुद जयराम होंगे। तो उनको अपनी बातें स्पष्ट करनी होगी, उन्हें बतानी होगी कि वो सरकार के साथ हैं या विपक्ष में है, और ऐसा उन्हें कई बार फ्लोर पर करना पड़ेगा। तो जैसे ही वो सत्ता के साथ जाएंगे, तो जो उनके पास वो वोटर्स चले गए जो कि बीजेपी के थे, वो समझ जाएंगे कि साहब ये तो उनका आदमी है, तो उनके वोट उनके कटेंगे। तो उसी तरह से अगर मान लीजिए वो विपक्ष के साथ चले जाते हैं, तो जो जेएमएम के वोटर्स सपोर्टर्स उनके साथ गए हैं, वो उनसे कट जाएंगे कि नहीं साहब ये तो बीजेपी की बी टीम है। तो उनको ये जो बी टीम बनने वाली बात होगी मार्केट में, और ये अब ट्रेंड में है, बहुत जल्दी बी टीम बनाई जाती है आजकल। हाँ, अभी ट्रेंड में यही है कि अभी आप देखें AIMIM जैसी पार्टी जो कट्टर रूप से सिर्फ इस्लामिक हितों की बात करती है, उनकी पार्टी का नाम भी वैसा हाँ नाम भी वही है, उससे लोग बीजेपी की बी टीम कहते हैं, और वो एस्टैब्लिश है। ऐसा नहीं है कि लोग कहते हैं, लोगों के मन में, अल्पसंख्यकों के मन में ये एस्टैब्लिश है। इसलिए AIMIM कई जगहों पर हार जाती है, जब उन जगहों पर भी हारती है जहाँ पर कि मुस्लिम बहुसंख्यक होते हैं या बड़ी तादाद में होते हैं। तो रीज़न यही है। अब उनको, उनके ऊपर जो सबसे बड़ी मुश्किल होने वाली है जयराम के लिए, वो ये है कि वो अपने आप को बी टीम होने से कैसे बचाएं, वो अपनी पहचान कैसे बनाए रखें, और यूथ के सामने, यूथ को कि जिन बातों को लेकर वो आगे बढ़े हैं, उसे पूरा कैसे करवाएं सरकार के सामने। वो अब सिर्फ कहने की बात नहीं है, अब उन्हें करना पड़ेगा। जी हाँ, बिल्कुल, ये आपने सही कहा। और अब जयराम महतो के सामने अब आप ये कह सकते हैं कि चैलेंजेस अब शुरू होते हैं। अभी तक तो था कि ये चुनाव है, एक फ़िज़ा बनी और लोग, युवा उनकी तरफ आकर्षित हुए, यूथ आइकॉन बने। आप उनके सोशल मीडिया पर फॉलोअर्स देखिए, वो बढ़ते चले जा रहे हैं, उनके वीडियोस पर जो है लाखों व्यूज़ आते हैं। अब मीडिया अटेंशन है उनके ऊपर, तो अब जो है उनको काम करके दिखाना है। चूँकि देखिए हैं वो अकेले ही, लेकिन लाखों युवाओं की आशाएं उन पर टिकी हुई हैं। चूँकि उन्हें यूथ आइकॉन के जैसा जो है बहुत सारे यूथ ने देखा, और अगर आप 10 साढ़े 10 लाख वोट लेकर आ रहे हैं, तो ये बात जो है वो बताती है कि लोग आपको कितना जो है वो पसंद करते हैं। तो अब उनकी भूमिका शुरू होती है। विधानसभा में कितने एक्टिव रहते हैं ये महत्वपूर्ण होगा, महत्वपूर्ण विषयों पर क्या विचार रखते हैं विधानसभा के पटल पर, ये महत्वपूर्ण होगा। और उससे भी ज़्यादा महत्वपूर्ण होगा कि बाहर जनता के साथ संवाद किस तरह से स्थापित करते हैं, जो मुद्दे होते हैं उसे किस तरह से उठाते हैं। और अगर इन सारी परीक्षाओं में जयराम सफल होते हैं, तब तो फिर समझिए कि उनका राजनीतिक भविष्य बहुत उज्जवल रहेगा। तो मुझे लगता है कि जयराम के लिए अब असली चैलेंज जो है वो शुरू हो रहा है। सर, यहाँ पर जयराम की बात हो रही है, तो हम इसमें हम थोड़ा यूपी को सर जोड़ देते, क्योंकि चूँकि मैं यूपी से आता हूँ, तो मैं यूपी को इसलिए भी जोड़ रहा हूँ क्योंकि आपको मालूम है कि चंद्रशेखर की भी एक पार्टी है, आज़ाद समाज पार्टी। चंद्रशेखर भी लोकसभा चुनाव जीतकर इसमें लोकसभा में वो रिप्रेजेंट कर रहे हैं अपनी जनता को वहाँ पर। तो ऐसे में जो चंद्रशेखर हैं, चंद्रशेखर आज़ाद किस लिए जाने जाते हैं? दलितों के वोट के लिए जाने जाते हैं। वो कहा जाता है कि मायावती का वोट जो है वो काफ़ी काटते भी हैं, और इस बार दिखा भी, जो उपचुनाव हुआ उसमें दिखा भी। चंद्रशेखर कई जगह पर 3rd पर रहे और बसपा जो है 4th पर रही है। तो कहीं ना कहीं, लेकिन जो ये कहा जाए कि आंसू खत्म हो जाएगी, ये आंसू खत्म नहीं होगी। अभी आंसू को अपने आप को और तैयार करने की ज़रूरत है। आंसू और अपने आप को तैयार करेगी यहाँ पर। और बात की जाए यहाँ पर जो जयराम लड़ रहे हैं, वो युवाओं के वोट से वो इस बार आए हैं। युवाओं का एक आक्रोश था, युवाओं ने उनको वोट किया है और वो जाने जाते हैं, अपने अंदाज के लिए भी जाने जाते हैं।
आजसू भी इसीलिए जानी जाती है और इनकी भी पार्टी इसीलिए जानी जाती है। वहाँ पर बसपा भी इसीलिए जानी जाती है और चंद्रशेखर की पार्टी भी इसीलिए जानी जाती है। तो खत्म तो नहीं होगी। हाँ, लेकिन आजसू को अगर इस बार 6,32,186 वोट आए हैं तो जयराम की पार्टी को, लेकिन आजसू के लिए एक मौका अच्छा है कि इन 5 सालों में अपने आप को और तैयार करना है और बेहतर करना है और ज्यादा जो है निखर कर जनता के सामने। देखिए, इसमें एक फैक्टर ये भी देखने को मिलता है कि अगर आपने चंद्रशेखर की बात करी, क्योंकि वो उत्तर प्रदेश से आते हैं तो वो दलितों की बात करते हैं। आप देखिए, तमाम उनके भाषण देख लीजिए, तमाम उनकी चीज़ों की बात करें। लेकिन जब हम जयराम की बात करते हैं तो ये छात्र राजनीति की, छात्रों का प्रतिनिधित्व करते हैं। इसमें एक बड़ा फैक्टर है, यहाँ पे समीकरण बदल जाते हैं। उत्तर प्रदेश की अलग एक राजनीति समझ में आती है। और ये देखिए, सुदेश महतो युवाओं की जरूर बात करते हैं, लेकिन देखिए जब जयराम महतो ने जब अपनी चीज़ों को रखा तो उसके अंदर सिर्फ वहाँ पे समीकरण जाति की नहीं रही, वहाँ पे सिर्फ छात्रों के भविष्य की बात की और ये चीज़ जो है छात्रों ने भी ग्रैब करी। बस मैं सिर्फ एक चीज़ कहना चाहूँगा कि हम आजसू की बात कर रहे हैं तो हम बात कर रहे हैं ऑल झारखंड स्टूडेंट्स यूनियन की। उनका जो पूरा नाम है ऑल झारखंड स्टूडेंट्स यूनियन है। तो आजसू भी एक स्टूडेंट्स की बात करने को लेकर ही बनी है, जिससे कि वो पिछले कुछ सालों से थोड़ी कटी हुई दिखाई दी है। क्योंकि कई इस तरह के आंदोलन, छात्र आंदोलन हुए जहां आजसू को होना चाहिए था, आजसू नहीं दिखी या उस तरह से नहीं दिखी जिस तरह से उन्हें होना चाहिए था। इस जो छात्रों की मांग थी उसको आगे बढ़कर लीड करने की बात है। तो मुझे लगता है कि अगर आजसू, जो कि उसका नाम है, उसको चरितार्थ करने जाएगी तो फिर से जो है उसकी पकड़ लोगों के ऊपर बनेगी। और ये जो भी आप लूज़ करते हैं, कई बार होता है कि लोग आपको चुका हुआ मान लेते हैं, लेकिन वापसी की गुंजाइश जो है वो हमेशा बनी हुई रहती है। और हमने कई बार देखा है कि कई बार किसी को आप कह देते हैं कि अब उसकी वापसी संभव नहीं है, लेकिन आपने देखा है कि कई जगह पर 10 सालों के बाद, 15 सालों के बाद भी वापसी होती है और फिर हम ही मीडिया के लोग चलाते हैं कि वनवास से वापसी हुई। तो इस तरह की चीजें अभी आजसू के पास है। ठीक है, पार्टी में आइडियोलॉजी सबसे बड़ी बात है। आइडियोलॉजी के अनुसार आजसू भी एक स्टूडेंट्स की बात करने को लेकर ही बनी है, जिससे कि वो पिछले कुछ सालों से, अगर आप काम करते रहें तो आपकी वापसी की गुंजाइश कभी भी है। हम उम्मीद करते हैं आजसू आने वाले दिनों में सड़कों पर अधिक मजबूत बनकर उभरेगी। सदन में हो सकता है वो आज कमज़ोर दिखे। आजसू बीजेपी एक गठबंधन के तौर पर आगे किस तरह से कमाल दिखाती है, इस पर सबकी नज़र रहेगी। बीजेपी के लिए मैं इतना ज़रूर कहूँगा कि वो गलत मुद्दों पर खेल गए। बीजेपी के लिए मैं इतना ज़रूर कहूँगा कि वो गलत सलाहकारों पर विश्वास कर गए। बीजेपी के लिए मैं इतना ज़रूर कहूँगा कि उनका यकीन ज़रूरत से ज़्यादा था और हर बार उनकी हार का कारण यही होता है। फिलहाल इतना ही, इजाज़त दें, नमस्कार।